ये है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इसमें जो हम बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मतलब क्या, जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से समझ लेते हैं। उसने बोला यू एक यूनिवर्सल सेट मुझे दे रखा है 1 से लेकर के 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये मुझे एक यूनिवर्सल सेट दिया है। और ए सेट उसने बोला है, ए सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और बी सेट है 2 4 2 4 6 और 8। ये बी सेट है। और सी सेट भी आपको दे रखा है 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको कहते हैं ए, ये इसका मतलब हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कई बार इसको ऐसे भी लिख लेते हैं सी स्टैंड्स फॉर अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ए एलिमेंट ये है तो इसके 4 एलिमेंट ये छोड़ दो, उनको छोड़ने के बाद जो बचे यूनिवर्सल सेट में उसको लिख लो। यानी 1 2 3 4 छोड़ दिया तो बच क्या गया 5 6 7 8 9। तो ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सही है। दूसरा सेकंड पार्ट कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो ऐसी बी में देखो क्या है 2 4 6 8। तो 2 4 6 और 8 को छोड़ दो, यानी 2 4 6 और 8 को छोड़ के क्या बच गया 1 3 5 7 और 9। ये मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। थर्ड है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी, तो ए और सी में यूनियन लगाओ पहले। तो यूनियन हमें पता क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और बाकी जो बच गए वो बी के मिला लो। तो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो। तो क्या बच गया 7 8 और 9। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। फिर है फोर्थ पार्ट में आपको कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पहले ए और बी का यूनियन निकाला। तो ए है 1 2 3 4 और बी है 6 8। तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 6 और 8। ये आ गया। 1 2 3 4 यहाँ पर है और 2 4 यहाँ पर है, ये तो सेम ही है दोनों में। 6 8 डिफरेंट है, वो और ले लिए। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ दिया तो 5 बच गया। 6 और 8 छोड़ दिया तो 7 और 9 बच गया। यानी क्या बच गया 5 7 और 9। यही मेरा आंसर है। फिर फिफ्थ पार्ट में कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो मैं ये निकाल चुका हूँ। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में 5 6 7 8 और 9 को छोड़ के जो बच गया, क्या बच गया 1 2 3 4। तो ये क्या आ गया? ये वही आ गया, ए आ गया। ठीक है। फिर सिक्स्थ पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं। बी और सी में माइनस करते हैं तो 2 बी में है, सी में नहीं है। 4 बी में है, सी में भी है तो 4 नहीं लेंगे। 6 बी में भी है, सी में भी है तो 6 नहीं लेंगे। 8 ये हो गया। तो अब बी माइनस सी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूँगा
तो क्या आएगा, 2 छोड़ दो और 8 छोड़ दो, 2 और 8 को छोड़ के जो बच गए वो सारे लिख लो, 1 3 4 5 6 7 और 9 हो गया। ट्राई कर लो इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ हम अभी नोट लिख रहे हैं। नोट, पहली बात, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए मिलता है। दूसरी बात, अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट में यूनियन करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने बोला ए मेरे पास ये आया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखो ए हमारे पास ये ए का कॉम्प्लीमेंट आया था ना, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा ये है ए का कॉम्प्लीमेंट और ये ए है। तो दोनों में अगर मैं यूनियन करूँगा तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 दोनों को मिला लेंगे, तो दोनों को मिला करके क्या यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, अगर ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में आप इंटरसेक्शन देखोगे, ये क्या है, इंटरसेक्शन है, ऐसे समझ लो ये इंटरसेक्शन है। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा ना, हमेशा नल सेट आएगा। ठीक है। चौथा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कोई नल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो नल सेट क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं है और उसका कॉम्प्लीमेंट बोलोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ये आपको याद रखना है। पांचवा, यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो नल सेट आएगा। यूनिवर्सल को छोड़ दो तो क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। फिर छठा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बीच में इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको और इसको भी, सेवेंथ, ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब जब कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और यूनियन जो है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में उसने बोला टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है x इज़ इवन नेचुरल नंबर, तो उसको कॉम्प्लीमेंट बताना है। क्या, x सच दैट x इज़ इवन नेचुरल नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बोलूँगा तो नेचुरल नंबर में इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं। अगर मैं इसको ए कोई सेट नाम दे दूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ऑड नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज़ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर। ए क्या है मेरा, x सच दैट x इज़ ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली आप लोग समझ ही गए होंगे, क्या होगा, x सच दैट x इज़ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 3, x इज़ मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव लिखा है इसने तो पॉजिटिव ही आएगा, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं, तो हमने नहीं लिखा उसको। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। फिर फोर्थ,
x is prime number, x such that x is prime number। तो प्राइम नंबर को छोड़ के क्या बचेगा? कंपोजिट, such that x is composite, कंपोजिट नंबर। एंड 1 भी आएगा, क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होता और प्राइम भी नहीं होता। तो जब प्राइम नंबर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? कंपोजिट बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट, x such that x is number divisible by 3 and 5, ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is neither divisible by 3 नॉर बाई 5, ना तो 3 से डिविजिबल ना 5 से। ठीक है। और सिक्स्थ, जब एंड है तो और वाले फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, नॉर या और। ठीक है। और सिक्स्थ है परफेक्ट स्क्वायर, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही सेवेंथ ये कह रहा है परफेक्ट क्यूब, तो उसका सीधा ही कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। फिर सेवेंथ के बाद एट्थ है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज़ 8। तो यहाँ से आप ये देखो, ये x प्लस 5 अगर मेरा 8 है तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है x मेरा 3 है, तो यानी ये इनडायरेक्टली मुझे लिखा हुआ कि 3 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x इज़ ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 3, यानी 3 को छोड़ के जो बचे। अब देखो नाइन्थ पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है सेम इसी की तरह है, इसमें ऐसे इक्वेशन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या निकलेगा? सॉल्व करेंगे 2x 4 और x आ गया मेरा 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ठीक। या फिर इसको ऐसे लिख लो, x such that x belongs to natural number and x not equal to 2, ऐसे लिख लो। फिर टेंथ ये बोल रहा है, आपको दे रखा है x ग्रेटर देन 7। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे x such that x is less than 7 where x belongs to natural numbers। तो यहाँ पर जब ग्रेटर देन इक्वल है ना, तो इक्वल हट जाएगा, इक्वल की जगह लेस देन आ जाएगा, मतलब ग्रेटर का निशान लेस में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वल हट जाएगा, इक्वल की जगह मतलब इक्वल का निशान नहीं आएगा, बस ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा। ठीक है।
11th में ये कह रहा है 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 10। तो यहाँ से 1 को अगर उधर ले जाएंगे तो 2x क्या है, ग्रेटर देन 9। तो यहाँ से x क्या आएगा, ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, तो इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा x सच दैट x इज़, बल्कि सिम्बॉलिकली लिखो, x लेस देन 9/2 हो जाएगा। और यहाँ इक्वल नहीं आएगा, मतलब ठीक है ये ग्रेटर देन है, तो हमने बोला कि जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ऐसे होता ग्रेटर देन 2 तो, या ग्रेटर देन 5 होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता x लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। क्यों इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं और x कभी भी 9/2 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इक्वल नहीं लगेगा। 9/2 का मतलब 4.5 हो गया, विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, है ना। तो x लेस देन 9/2 और साथ में लिख लेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यही मेरा आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैं करता हूँ। फर्स्ट पार्ट, ए आपको दे रखा है 2 4 6 8। ए है 2 4 6 और 8, ये ए है। बी आपको दे रखा है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, और यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी में यूनियन करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 और 8 आएगा। अब इसका मैं ले लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ देंगे तो बच गया 1 और 9। ये मेरा LHS आ गया फर्स्ट। फिर निकाल लो आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 6 8 छोड़ दो तो 1 3 5 7 और 9 आ गया। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो 1 आएगा, 2 3 छोड़ दो 4 आएगा, 5 6 आएगा, 7 और 8 और 9 आएगा फिर से। अब दोनों में मैं कॉमन लिखूँगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ रहा है, 1 दोनों में है और 3 5 7 9 दोनों में है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हो गया प्रूफ दैट। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद ही ट्राई करो। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। अब है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेन डायग्राम के बेसिस पे है। तो मैं 5 में जो बोले हैं उसके अलावा भी बना रहा हूँ, तो शुरू से ही बना रहा हूँ मैं। तो जैसे ये है, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है एक यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, ये पूरा ही ऐसे अगर लगाएं, ये जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा, अगर मैंने बोला A, तो A क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट है ऐसे, उसके अंदर एक सेट हो गया ये हो गया A शेडेड रीजन। जो भी शेडेड है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा शेडेड रीजन A
सर्कल वाला सिर्फ शेडेड रीजन है। और तीसरा अगर मैं बोलता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा ए है, तो इसको छोड़ के जो बच गया बाहर का, तो ये मेरा शेडेड रीजन जो है, अब ये मेरा कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। चौथा, अगर मैं कह रहा हूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो इसको कैसे हम दिखाएंगे, ऐसे, ये है ए और ये है बी, तो ये पूरा का पूरा रीजन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड रीजन। ठीक है। और पांचवा, अगर मैं कह रहा हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो क्या होगा, ऐसे यूनिवर्सल सेट, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, तो ए और बी को छोड़ के बाहर वाला ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे शेडेड रीजन। और अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा कि ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो अगर मुझे बोला इसका बनाओ, तो इसका भी यही है, इसके लिए भी यही बनेगा और इसके लिए भी यही बनेगा, दोनों ही एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों के लिए सेम ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट नहीं, हाँ ये 5th का फर्स्ट पार्ट हो गया, एज वेल एज सेकेंड पार्ट भी यही है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट यही है। फिर छठा हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको बताओ, तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो दोनों के बीच में जो कॉमन पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन, सही है। और अगर मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो फिर से यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो अब कॉमन वाले को छोड़ के जो बच गया, ऐसे, उसको छोड़ करके उस रीजन को छोड़ दो, यानी ये बीच का रीजन हमने छोड़ दिया, तो वो मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें पता है ये कॉम्प्लीमेंट जब अंदर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इसके लिए भी यही होगा और इसके लिए भी यही होगा। तो ये 5th का थर्ड और फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो हमने उससे ज़्यादा ही डिस्कस कर ले रहे हैं और आपको सारे ही करने हैं क्योंकि कोई भी आ सकता है। अगर a माइनस बी है तो a माइनस बी आप कैसे दिखाओगे, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी मेरा, ये a है आगे वाला और ये b है, तो a माइनस बी यानी सिर्फ वो जो a के अंदर है, ये वाला रीजन है a माइनस बी। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसे बोल दिया पेपर में कि इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो इसका भी यही है और इसका भी यही है, दोनों का सेम ही आएगा। ऐसे ही अगर सपोज़ हम ले लें b माइनस ए, तो b माइनस ए कैसे बनेगा, ये a है और ये मेरा b है, तो ये हो गया b माइनस ए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ये भी बोलेंगे। इसके बाद अगर मैंने आपसे कहा कि आप बनाओ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इसको हम ये भी बोलते हैं
सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यूनियन करेंगे तो ये रीजन आएगा ए माइनस, ये है ए माइनस बी जो मैं शेड कर रहा हूँ, और ये रीजन है बी माइनस ए। तो दोनों का यूनियन यानी ये आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के। यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं अगर x बिलोंग करता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में, तो x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें नहीं होगा। तो ये याद रख लेना इसको भी, ठीक है। मतलब याद का लॉजिकली आपको दिख ही रहा है, वेन डायग्राम से पता चल रहा है कि क्या है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कह रहा हूँ डिसजॉइंट सेट्स को वेन डायग्राम में दिखाओ, तो कैसे होगा? ऐसे, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, बस ये ए है ये बी है, दोनों डिसजॉइंट है, ख़त्म। अगर मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बताओ, तो इसमें तीन आ गए तो तीन सर्कल ड्रॉ होंगे। तो ऐसे एक, दो और ये हो गया तीन। इनमें से एक मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी यूनियन सी, पहले तो बी यूनियन सी देखो क्या होगा, ऐसे ये बी है और ये सी है, तो बी यूनियन सी ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इसमें ऐसा पोर्शन देखो बी यूनियन सी में, ये अगर मैं देखूंगा तो ये ए आ गया, तो ऐसा जो ए में भी आ रहा है, तो यानी सिर्फ ये रीजन है जो तीनों में कॉमन, मतलब बी यूनियन सी और ए में कॉमन है। ये रीजन मतलब ये वैसे बोलेंगे ये तो पूरा बी यूनियन सी है, तो इतना पोर्शन फिर से देखो, ये मैंने इसके साथ ए बना दिया, तो ए बना दिया, तो ऐसा रीजन मुझे बताना है जो सिर्फ ए, जिसमें ए भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये वाला रीजन अब हम नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है। और तीसरा अगर मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बताओ, तो ऐसे यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए बी और सी, ए बी और सी। तो पहले ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन इतना है, ध्यान दो, इतना पोर्शन, ये जो मैंने किया ऐसे अलग से बनाए, ये ए है ये बी है, दोनों के बीच में ये कॉमन हुआ, ठीक है। फिर ये क्या है, ए और सी में कॉमन, ए और सी में ये वाला कॉमन है, ये वाला। तो मुझे दोनों का यूनियन बनाना है, तो यूनियन बनाना तो ये सारा रीजन आएगा, ये तो ये शेडेड रीजन है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, ई यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, ठीक है। और ई रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश। फिर ई के बाद एम रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, किसको?
इस इंफॉर्मेशन को। ऑल स्टूडेंट्स who study maths but some study English but some students who study English do not study maths. Do not study maths. मतलब क्या कह रहा है? मतलब वो ये कह रहा है जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं वो इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं, पक्का पक्का है। लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो सारे मैथ्स पढ़ें ऐसा नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 50 बच्चा है जो इंग्लिश में है और 20 बच्चा है जो मैथ्स में है, तो ये 20 के 20 बच्चे इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो इनमें 30 बच्चे ऐसे बच गए इंग्लिश में जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। अब समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैथ्स जो है सबसेट है इंग्लिश का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऐसे एक स्कूल हो गया। स्कूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट। और ये मेरा हो गया एक सर्कल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंग्लिश। इसमें 50 बच्चे हैं और इसी सर्कल के अंदर मतलब जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं इस इंग्लिश में 50 बच्चों में से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 30। तो ये मैथ्स वाले हैं, मैथ्स और इंग्लिश, और ये सिर्फ इंग्लिश वाले हैं। तो जो मैथ्स वाले हैं वो इंग्लिश के अंदर भी हैं, तो यानी ये हो गया अंदर वाला एक सर्कल और जो कि मैथ्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका वेन डायग्राम है। बाहर वाला क्या है? ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये क्या है? सर्कल। ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंग्लिश, और इंग्लिश में ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है। सही है, और सारे जिन जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो सारे ही इंग्लिश में भी हैं। ये मीनिंग है इसका। फिर सेकंड पार्ट है there is no student who study English and maths both। यानी दोनों में कॉमन इस बार कुछ नहीं है, तो डिसजॉइंट हो गया। यानी E इंटरसेक्शन M क्या है? नल सेट हो गया, तो डिसजॉइंट हो गया। तो डिसजॉइंट हो गया तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डिसजॉइंट सेट्स जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये हो गया इंग्लिश, एक ये हो गया मैथ्स। ये मैथ्स है, ये इंग्लिश, ख़त्म। थर्ड पार्ट, some students who study maths but do not study English। ठीक है,
some study English but do not study maths, ठीक है, and some study both। अब क्या है, वो ये कह रहा है कुछ ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं, यानी मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं। जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते, और इंग्लिश 15 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं बट मैथ्स नहीं पढ़ते, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों ही पढ़ते हैं, यानी मैथ्स इंटरसेक्शन इंग्लिश वाले 5 हैं, ठीक है, जो मैथ्स भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ये बन गया एक मैथ्स, और ये बन गया मेरा इंग्लिश। तो ये हैं 10, इतना पोर्शन, ये तो मैथ्स है, ये इंग्लिश है, ये हैं सिर्फ जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 जिनको मैंने बोला ये हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं 15, और ये हैं जो दोनों ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम इसको ऐसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये शेडिंग हम नहीं दिखाएंगे इसमें, तो सिंपली ऐसे 2 सर्कल ए यूनियन बी वाली सिचुएशन हो गई, बस। फोर्थ पार्ट ये बोल रहा है not all students study maths, but every student studying English studies maths। तो फिर से ये हो गया ऐसे वेन डायग्राम। अब वो कह रहा है जो भी इंग्लिश पढ़ रहा है वो मैथ्स भी पढ़ रहा है, यानी इंग्लिश सबसेट हो गया मैथ्स का। तो अगर ये मेरा मैथ्स का सर्कल है तो इसके अंदर इंग्लिश आएगा क्योंकि ये सबसेट है, और ये मैथ्स का है, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लो 100 बच्चे हैं तो मैथ्स वाले 30 हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया नॉट ऑल स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स, यानी सारे ही बच्चे ऐसे नहीं हैं, 100 के 100 ऐसे नहीं हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ रहा है, जो भी इंग्लिश पढ़ रहा है वो मैथ्स में है, यानी इंग्लिश मैथ्स का सबसेट है। तो ऐसे ये इसका डायग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि U क्या है, U है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये U है। और A क्या है, A है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट one angle different from 60, different from 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल ऐसा है जो कि 60 डिग्री से
डिफरेंट है, तो मुझे फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मतलब जैसे मैंने कहा कि ए क्या है, ए है ऐसे ट्राइंगल्स, जैसे एक ट्राइंगल ये है, इसका अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये और ये 60 नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है एटलीस्ट वन एंगल इज़ डिफरेंट फ्रॉम, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होगा। तो एक और ले लो, जैसे मान लिया मैंने बोला कि ये एंगल 60 है और ये भी 60 है, तो ये 60 नहीं है, दो एंगल 60 है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि दो एंगल 60 है तो तीसरा 60 ना हो, कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तो आएगा ही आएगा। तो ये 60 हैं तो बाकी दो 60 नहीं होंगे। तो मैंने, और एक सिचुएशन ये हो गया कि ये 50 है, मतलब ये भी 60 नहीं है, ऐसे समझो कि ये भी 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है। तो ए के अंदर क्या नहीं आ रहा, ए के अंदर वो नहीं आ रहा जिसमें सारे एंगल 60 हो सकते हैं। अगर कोई भी दो 60 हो गए तो तीसरा भी 60 होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा जिसमें 60 आ रहे हैं, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम शुरू में ही नोट के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ये है नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन देखेंगे तो छोटा क्या है, ए, कॉमन छोटा वाला आएगा। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, नल सेट। फोर्थ पार्ट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और ए में कॉमन क्या है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, नल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है नल सेट, और ए में कॉमन देखेंगे तो नल सेट ही आएगा। बस।